नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार मानव भूगोल की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव भूगोल का अध्याय तीसरा। यह इस अध्याय का दूसरा भाग है। अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन। पिछले वीडियो में आपने जाना था लिंग अनुपात के बारे में, आयु संरचना के बारे में, जनसंख्या पिरामिड के बारे में, और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साक्षरता के बारे में, जानेंगे व्यवसाय संरचना के बारे में, जानेंगे और ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में जानेंगे। संक्षेप में इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि साक्षरता। किसी देश में साक्षरता जनसंख्या अनुपात का उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। सामान्य रूप में देखा जाए तो जिस व्यक्ति में पढ़ने लिखने के साथ साथ गणना करने की योग्यता होती है वह साक्षर कहलाता है। साक्षरता किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, लोगों का रहन सहन अथवा उनका जीवन स्तर, समाज में इस तरह की स्थिति, शिक्षा सुविधा आदि की पर्याप्तता तथा सरकार के नीतिगत निर्णयों को समझने में सहायता करती है। इन्हें साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भी माना जाता है। भारत में उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा पढ़ने लिखने के साथ साथ अंकगणितीय योग्यता का भी समझ रखता हो। आगे है व्यावसायिक संरचना। मनुष्य अपनी जो प्राथमिक या मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कई तरह की आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। उनके स्वभाव के आधार पर इन आर्थिक क्रियाओं को कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें मनुष्य प्रकृति से सहयोग लेकर या उसके सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है। उदाहरण के लिए वहाँ की किसी क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी का स्वभाव या मिट्टी की प्रकृति आदि के सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करता है कृषि के रूप में, यानी कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अलावा वानिकी यानी वनों से सामग्री को संग्रह करना, जैसे कि महत्वपूर्ण जड़ी बूटियाँ, उपयोगी लकड़ी आदि को प्राप्त करना, ये उसकी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अन्य प्राथमिक क्रियाएं भी और भी हैं जो मुख्य रूप से मानव द्वारा की जाती हैं। उनमें खनन भी एक मुख्य प्राथमिक क्रिया है। अगली आती है हमारी द्वितीय क्रियाएं। जैसे मनुष्य ने कृषि के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया, उदाहरण के लिए उसने गेहूं की फसल की और उससे गेहूं की प्राप्ति की। गेहूं की प्राप्ति करने के बाद उसके अनाज के द्वारा उसका रूप परिवर्तित करके जैसे आटा बनाया, आटे के द्वारा अन्य चीज़ें बनाई, तो वो एक तरह से वस्तु निर्माण की क्रिया कहलाएगी। और ये प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जो प्राप्त सामग्री की जाती है, कच्ची सामग्री, उसके सहयोग से और जो सामग्री नई सामग्री बनती है, विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आती है, जिन्हें द्वितीय क्रियाएं भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे कोई कृषक गन्ने की खेती करता है, वह उसकी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, गन्ने की खेती वगैरह। और उस गन्ने को काटने के बाद किसी शुगर मिल या अन्य स्रोत के द्वारा उससे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे चीनी आदि का या गुड़ का,
तो उसकी द्वितीय क्रिया आएगी, क्योंकि ये विनिर्माणी उद्योग के अंतर्गत आती है। तीसरा उदाहरण है इसका द्वितीय क्रियाएं का, जैसे प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सूत का खेती की गई, और सूत प्राप्त करने के बाद उस सूत के द्वारा धागे का बनाना, धागे के द्वारा कपड़े का बनाना, ये मुख्य रूप से विनिर्माणी उद्योग के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये इस तरह की जो विनिर्माणी क्रियाएं होती हैं वह द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अगली आती है हमारी तृतीय क्रियाएं, एंड टर्टियरी एक्टिविटीज़। ये तृतीय क्रियाएं हुई हमारी। यानी सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत मनुष्य ने कच्ची सामग्री का उत्पादन किया, और उस कच्ची सामग्री के सहयोग से मनुष्य ने विनिर्माणी वस्तुओं का, सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण किया। वह द्वितीय क्रियाओं के अंदर शामिल किया गया। और मनुष्य ने वस्तुओं का, सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर लिया, उत्पादन कर लिया, और उन सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे साधन चाहिए जिन्हें आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सके। उसमें मुख्य रूप से परिवहन के साधनों को शामिल किया जाता है, और ये परिवहन और संचार जैसी सुविधाएं तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। प्राथमिक क्रियाएं हो गई, द्वितीय क्रियाएं हुई, तृतीय क्रियाएं हुई। अब आती है हमारी चतुर्थ क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से अनुसंधान, वैचारिक विकास से जुड़े कार्य आदि शामिल किया जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से रिसर्च आदि को बढ़ावा दिया जाता है। आगे है ग्रामीण नगरीय संगठन। सामान्य रूप में मनुष्य के रहन सहन, उसकी जीवन शैली, उसके क्रियाकलाप आदि के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, ग्रामीण और नगरीय। किसी भी देश में की जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में विभाजन उनके निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय जो जीवन है उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। एक और जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक कार्य में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का अधिकतर भाग प्राथमिक क्रियाओं को छोड़कर अन्य कार्यों में लगा रहता है, चाहे वो द्वितीय क्रियाएं हों, तृतीय क्रियाएं हों, चतुर्थ क्रियाएं हों। इसके अलावा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में अधिवास का भी अंतर पाया जाता है, यानी उनके मकानों का स्तर कैसा है, उनके भी अंतर पाया जाता है। गाँव में मकान कच्चे, अधिकतर मकान कच्चे पाए जाते हैं, जबकि नगरों में मकान पक्के, एक मंजिले, दो मंजिले, बहुमंजिले, सुंदर सुंदर मकान पाए जाते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो में जाना साक्षरता के बारे में, व्यवसायिक संरचना के बारे में, ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में, और अब नज़र डाल लेते हैं ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन यानी लिंगानुपात। इस ग्राफ में कुछ चयनित देश हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राज़ील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। इन देशों का ग्रामीण और शहरी जो लिंगानुपात है वह दर्शाया गया है। जिम्बाब्वे में नज़र डाल लेते हैं। जिम्बाब्वे में ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात पाया जाता है वह 1032 है, जबकि शहरी लिंगानुपात यह अधिक पाया जाता है जो कि 1087 है। इसी तरह कनाडा में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह ज़्यादा है जो कि 1069 है, जबकि शहरी लिंगानुपात पर नज़र डालें तो ये कम पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में, ये 968 ही है। अगला है ब्राज़ील। ब्राज़ील में ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात की अनुपात में ज़्यादा पाया जाता है, यह 1072 है जो कि अधिक है। और ब्राज़ील में जो शहरी लिंगानुपात है वह 902 है,
इसी तरह नेपाल में देखें तो नेपाल में ग्रामीण जो लिंगानुपात वह कम है शहरी की तुलना में, ये 938 है मात्र, जबकि शहरी लिंगानुपात 1008 है। फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह अधिक है, ये 1062 पाया जाता है, जबकि शहरी लिंगानुपात 991। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह 1051 है, और जबकि शहरी लिंगानुपात 955 है। ये आंकड़े जो दिखाए गए हैं वो डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मानव भूगोल के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए चैनल को बने रहें। धन्यवाद।